सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा इसको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए और ले जाओ। पहले नजदीक ले लो, फिर इसको घुमाते घुमाते 12-15 किलोमीटर के दायरे तक इसको मुझे तरल लेके चलो। उसने घुमाया, घुमाने के बाद फिर मैं अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ा। सायंकाल वापस आ रहा था तो आते समय मैंने मैसेज कर लिया था कि मैं यहां पे बाढ़ से संबंधित विभाग के साथ शाम को बैठक करूंगा और वे मेरे सामने एल्गिन ब्रिज से संबंधित फाइल को भी लेकर के आएंगे। मैं सायंकाल जब वापस आया था तो मैंने इन लोगों से कहा, मैंने कभी मुझे बताओ कि जो एल्गिन ब्रिज का प्रस्ताव है क्या है। उन्होंने कहा साहब यह है, इससे 2 जनपद खासतौर पर गोंडा, बहराइच और इधर बाराबंकी 3 जनपद बुरी तरह प्रभावित होंगे। तो मैंने कहा इसके अलावा वहां पर कुछ और विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा एक बात बताओ, वहां पे नदी काफी चौड़ी है, अगर हम नदी को वहां पे ड्रेजिंग करें और ड्रेजिंग करके नदी को चैनलाइज कर लें तो मैं मानता हूं कि इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा साहब देखिए, एक तरफ हम करेंगे तो उधर गोंडा के लोग विरोध करेंगे, इधर बाराबंकी के लोग विरोध करेंगे। मैंने कहा बीच में ले लीजिए ना। मैंने कहा ड्रेजर कहीं किराए पे आपको मिल सकता, लीजिए। तो विभाग ने कहा साहब हमारे पास 2 ड्रेजर हैं। मैंने कहा कभी उपयोग हुए? कहा नहीं। तो मैंने कहा क्यों खरीदे गए थे? अगले 1 सप्ताह के अंदर ड्रेजर वहां पहुंचे। 12 से 15 किलोमीटर लंबा एक चैनल बनाया गया बीच में और पूरी नदी वहां पर उसके साथ जुड़ गई। 100 करोड़ रुपए जहां खर्च होने थे पहले वर्ष, मात्र 5 करोड़ रुपए में हम उस समस्या का समाधान किए। और आज समस्या, यानी आप देख रहे होंगे पिछले 5 वर्षों में, 5.5 वर्षों में इस बार भी 8 लाख क्यूसिक वाटर सरयू नदी में जा रहा था, लेकिन उन क्षेत्रों में नदी को चैनलाइज करने के बाद बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान हो गया। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले 38 जनपद थे जो बाढ़ से प्रभावित होते थे। अगर मैं विगत वर्ष की बात करूं तो ये मात्र 4 जनपदों तक सीमित हो गया है। प्रबंधन और उसके साथ नेक नियति, यह एक संबंधित विभाग से जुड़ी हुई, और दूसरा समय पर किए गए प्रयास। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यूपी के अंदर कार्य कर रही है। एनडीआरएफ वाराणसी और गाजियाबाद में काम कर रही है। एसडीआरएफ की 3 बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी और उनकी अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ ही उस कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाया गया है। पीएसी की 17 ऐसी कंपनियां हम लोगों ने गठित की हैं जो फ्लड यूनिट के रूप में और आपदा के समय में कहीं भी राहत कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, और वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। और मैं सदैव से इस बात को मानता रहा हूं कि हम लोग देखते थे बचपन में, जब स्कूल कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते थे तो स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होता था आपदा से संबंधित विषय, और आपदा से संबंधित इन विषयों पर काफी चर्चाएं होती थी। बताया जाता था भूकंप आना है तो भूकंप के समय घर के अंदर जाने की बजाय घर के बाहर निकलो, कहां पे खड़ा होना, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, आग लग गई हो तो कैसे बचाव करना है, बाढ़ के समय हमें क्या करना चाहिए। पाठ्यक्रम से सारे विषय हटा दिए गए। एक अच्छी शुरुआत है आपदा मित्रों की तैनाती और उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम, और मुझे लगता है इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के साथ साथ स्कूली पाठ्यक्रम और उन बच्चों की ट्रेनिंग ग्राम पंचायतों के इसके साथ जोड़ना है। दूसरा, मैंने एसडीएमए के सामने एक बात और कही थी। आकाशीय बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे मौतें होती हैं, और वह भी आप देखते होंगे कि आकाशीय बिजली से जो भी मौतें होती हैं उसमें 75 से 90% मौतें हमारे 2 जनपदों में होती है।
मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। इन दोनों जनपदों में मौतें होती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम वहां लगाना है और यह संभव है, तकनीक आज विकसित हो चुकी है। इस दिशा में प्रयास करते हुए हम लोग बड़े पैमाने पर जनहानि को रोक सकते हैं और इस दिशा में एसडीएमए उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं भी आकाशीय बिजली गिरने से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए आने वाले समय में कम से कम 4 से 6 घंटे पहले अगर हम उस क्षेत्र में सायरन बजाने या वहां पर कोई और अलर्ट उन लोगों को हम देने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो बड़े पैमाने पे मौतें रोकी जा सकती हैं। एक दिन तो 2 वर्ष पहले की घटना है, आपने देखा होगा जब एक ही दिन में लगभग 85 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 35 यूपी के थे और शेष बिहार के अंदर भी घटना उसी दिन घटित हुई थी।